बात है नवंबर 2003 की, जब दिल्ली पुलिस को तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 पर प्लास्टिक बैग में लिपटी एक लाश मिली। और जब पुलिस ने इस बैग को खोलकर देखा तो इसके अंदर एक लाश थी जिसके छोटे छोटे टुकड़े किए गए थे, जिससे विक्टिम की पहचान करना नामुमकिन था। इसके बाद 20 अक्टूबर 2006 को फिर से दिल्ली पुलिस को तिहाड़ जेल के बाहर एक और लाश मिली और लाश की जानकारी इस बार खुद खूनी ने दी थी। और फिर आया 18 मई 2007 का दिन, जब एक और लाश तिहाड़ जेल के बाहर मिली। लेकिन कौन था ये खूनी और क्यों ये लोगों को मौत की नींद सुला रहा था? इसने पुलिस को ललकारने की हिम्मत क्यों दिखाई? आखिर इसने लाशों का ढेर तिहाड़ जेल के बाहर ही क्यों लगाया? क्या इसका और तिहाड़ जेल का कोई कनेक्शन था? कौन था ये सीरियल किलर? आइए जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये कहानी है आम आदमी से सीरियल किलर बनने वाले चंद्रकांत झा की, जिसे दी बचर ऑफ दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। इसने कितने लोगों को मौत की नींद सुला दिया, इसका अंदाजा इसे खुद भी नहीं है। लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि चंद्रकांत झा ने करीब 18 लोगों को अपना शिकार बनाया है। बिहार से ताल्लुक रखने वाला चंद्रकांत झा भी अपने परिवार के साथ नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन अचानक इसकी जिंदगी में कुछ ऐसा तूफान आया कि हंसती खिलती जिंदगी तबाह हो गई। और इसकी असली शक्ल सामने आई नवंबर 2003 में, जब तिहाड़ जेल, जिसे भारत की सबसे सुरक्षित जेलों में शुमार किया जाता है, दिन दहाड़े दिल्ली पुलिस को इसके गेट नंबर 1 पर एक प्लास्टिक बैग मिलता है जिसके अंदर एक लाश थी। साथ ही इस बैग के साथ एक लेटर भी था जिसमें खूनी ने लिखा था कि आगे भी मैं दिल्ली पुलिस को ऐसे ही तोहफे देता रहूंगा। मैं पुलिस से नहीं डरता हूँ, अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ो, वरना लोग यूं ही मरते रहेंगे। ये नोट पढ़ने और लाश मिलने के बाद पुलिस भी हैरान थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि इन सबूतों के आधार पर खूनी तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। लेकिन फिर भी पुलिस ने छानबीन की, पर हाथ खाली के खाली ही रहे और 2 साल बीत गए और तारीख आ गई 20 अक्टूबर 2006। इस दिन तिहाड़ जेल की पुलिस को एक अननोन नंबर से कॉल आया और सामने से शख्स ने बताया कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 2 पर टोकरी में लाश रखी है। हालांकि पहले तो पुलिस को यह मजाक लगा था, लेकिन जब पुलिस ने बाहर जाकर देखा तो सच में बाहर एक टोकरी रखी थी। इस टोकरी को अच्छे से कवर करके रखा गया था। पुलिस ने अपने कदम आगे बढ़ाए और जैसे ही इस टोकरी को खोलकर देखा तो इसमें एक और लाश थी जिसको बड़ी बेरहमी से मारा गया था। ये देखकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गए। और जब टोकरी को अच्छे से देखा तो इसमें एक चिट्ठी भी मिली जिसमें लिखा गया था कि मैंने लंबे समय तक एक नाजायज केस झेला, लेकिन अब मैंने सच में एक शख्स को मारा है। अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। किलर की ये हिम्मत और बहादुरी पुलिस को काफी हैरानी में डाल रही थी। चिट्ठी को पढ़ने के बाद पुलिस को भी ये एहसास हुआ कि इस किलर का गुस्सा पुलिस पर है। इसके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे ये पुलिस से सख्त नाराज है, इसलिए ये खुली चुनौतियां देकर ललकार रहा है। पुलिस ने इस किलर तक पहुंचने की कोशिश की। जिस नंबर से फोन किया गया था उसे चेक किया गया और पता चला कि एसटीडी का नंबर था। पीसीओ वाले से जब पूछताछ की गई तो वो भी सटीक जानकारी नहीं दे पाया और इस तरह इस बार भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। अभी पुलिस इस केस की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई थी कि 1 साल बाद यानी मई 2007 में फिर से पुलिस के लिए एक और तोहफा भेजा गया। ये भी एक लाश थी जिसे क्रिमिनल ने फिर से तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर ही छोड़ा था। हर एक लाश के साथ क्रिमिनल की हिम्मत और बर्बरता बढ़ती जा रही थी, जबकि इन लाशों को आइडेंटिफाई न कर पाने की वजह से दिल्ली पुलिस की बहादुरी पर सवाल खड़े हो रहे थे। और अब ये तीसरा मामला था जिसे पुलिस किसी भी तरह सुलझाना चाहती थी, इसलिए अब इस किलर को और गंभीरता से लिया गया और जांच में तेजी लाई गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस ने किलर के लेटर्स पढ़े तो इनमें 2 नामों को मेंशन किया गया था। एक था एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मनीष अग्रवाल और दूसरा था हवलदार बलवीर सिंह, और ये दोनों ही तिहाड़ जेल में सर्विस दे चुके थे। ये देखकर पुलिस को एक बड़ा क्लू हाथ लगा और पुलिस को ये जानने में देर नहीं लगी कि ये किलर भी जरूर उस वक्त तिहाड़ जेल में ही था और अपने साथ हुए गलत बर्ताव की वजह से ही इसका गुस्सा मनीष अग्रवाल और बलवीर सिंह पर फूटा है। इसलिए इसने खासतौर से इन दोनों नामों को ही लिखा था। लेटेस्ट लेटर में किलर ने यह भी कबूल किया था कि 2003 में जो लाश मिली थी वो भी इसी का कारनामा था और ये बात इसने बड़े ही प्राउड और शहंशाही में बताई थी। ये देखकर पुलिस समझ गई थी कि इस क्रिमिनल का रिकॉर्ड तिहाड़ जेल में 2003 से पहले का है और जेल से निकलते ही इसने अपना बदला लेना शुरू कर दिया। 2007 की लाश मिलने के बाद इस किलर ने हरिनगर के सीएचओ को भी कॉल कर उनसे कॉन्टैक्ट किया और यही गलती इसके लिए मुसीबत साबित हुई। सीएचओ ने बड़ी ही चालाकी से इसे अपनी बातों में उलझाकर कॉलिंग टाइम को बढ़ाया
और इसे सच उगलवाने, पास्ट के बारे में बताने के लिए प्रोवोक किया। और इस कॉन्वर्सेशन के बाद उन्हें किलर के बारे में थोड़ा अंदाजा हो गया था। इन्हें रफली ये भी पता चल गया था कि इसे तिहाड़ की जेल नंबर 3 में बंद किया गया था। इस पर एक मर्डर का आरोप था और इसे बलवीर सिंह ने काफी टॉर्चर किया था। इस ऊपरी जानकारी के आधार पर 4 मुजरिमों को सामने लाया गया और इनमें चंद्रकांत झा का नाम भी शामिल था। लेकिन इसके साथ 3 और कैदी भी शामिल थे और पुलिस को इन चारों में से ही एक रियल कैदी को ढूंढ निकालना था। और पुलिस के लिए काम थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। इसलिए तिहाड़ जेल को पुलिस ने दिन रात एक कर असली खूनी तक पहुंचने की कोशिश की। पुलिस को सच जानने के लिए चंद्रकांत झा से बातचीत करनी थी, लेकिन चंद्रकांत पुलिस के हाथ ही नहीं आ रहा था। ये बार बार अपना एड्रेस बदल रहा था, जिस वजह से पुलिस का इसके पास पहुंचना मुश्किल हो गया। लेकिन पुलिस ने भी हार नहीं मानी और चंद्रकांत के बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी खोज निकाली। पुलिस को पता चला कि इस वक्त चंद्रकांत एक रिक्शा चलाता है और इसकी 4 खास लोकेशन है जहां ये ज्यादातर जा रहा था। उनके बारे में भी जानकारी निकाली, जो कि यमुना, बिहार, अलीपुर बडौला गांव और हैदरपुर था। आखिरकार पुलिस की मेहनत भी रंग लाई और चंद्रकांत अलीपुर में अपनी फैमिली के साथ पकड़ा गया। पुलिस ने चंद्रकांत को तुरंत धर दबोचा और जब इसके घर तलाशी ली गई तो आधा केस यहीं सुलझ गया। दरअसल पुलिस को चंद्रकांत के घर से धारदार खून लगे चाकू मिले और ये जो ब्लेड था, ये इसके लेटेस्ट विक्टिम जिसका नाम दिलीप मंडल था, उसके डीएनए से मैच हो रहा था। और ये सबूत ये जाहिर कर रहा था कि दिलीप की मौत का चंद्रकांत से गहरा ताल्लुक है। शक के आधार पर पुलिस ने चंद्रकांत को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ का सिलसिला शुरू किया गया। पुलिस ने सच जानने के लिए सबसे पहले लेटर्स की हैंडराइटिंग को मैच करने का फैसला किया। जो लेटर पुलिस को लाशों के साथ तिहाड़ जेल के बाहर मिले थे, उन्हें चंद्रकांत के सामने लाया गया और फिर उसकी हैंडराइटिंग मैच की गई और सच सामने आ गया। चंद्रकांत ने न सिर्फ इन लेटर्स को लिखा था, बल्कि लोगों को मारने के पीछे भी इसका ही हाथ था। आम सा दिखने वाला रिक्शा चालक, घर का खर्चा उठाने वाला चंद्रकांत इतना खौफनाक, खतरनाक सीरियल किलर हो सकता है, ये पुलिस ने कभी भी नहीं सोचा था। जब दिल्ली की गलियों में चंद्रकांत की हकीकत सामने आई तो हर कोई दंग रह गया। साथ ही लोगों के मन में ये बात भी खटक रही थी कि आखिर चंद्रकांत ने खूनी खेल का ये रास्ता आखिर क्यों अपनाया। तो इसे जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। साल 1967 में जन्मा चंद्रकांत ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करता था। इसका पूरा परिवार बिहार के गोसाई गांव में रहता था। पिता राधेकांत झा इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे। वहीं मां चंपा देवी एक स्कूल में टीचिंग कर अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करती थी। जबकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि चंद्रकांत के 2 भाई सीआरपीएफ और बिहार स्टेट पुलिस में सेवा भी दे चुके हैं। माता पिता दोनों ही नौकरी करते थे, इसलिए ज्यादातर वक्त चंद्रकांत अकेले ही रहा करता था। इसे पढ़ाई में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन माँ बाप अपने बेटे का भविष्य संवरते हुए देखना चाहते थे। इसलिए पढ़ाई लिखाई को लेकर अक्सर चंद्रकांत को डांट भी सुननी पड़ती थी। लेकिन इस डांट फटकार का भी इस पर कोई खास असर नहीं हुआ और 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद एक काम में लग गया। बड़ा होने पर माँ बाप ने इसे शादी के बंधन में बांध दिया ताकि थोड़ा जिम्मेदार हो सके। लेकिन इस बार भी माँ बाप की उम्मीद बुरी तरह से टूट गई, क्योंकि चंद्रकांत की ये शादी सिर्फ 1 साल तक ही टिकी और इसके बाद पत्नी से छोड़कर चली गई। और कुछ समय बाद फिर से चंद्रकांत की दूसरी शादी करा दी गई, जिससे इसे 5 बेटियां हुई। और साल 1997 के दौरान ये बिहार से निकलकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आ गया। चंद्रकांत को भले ही आज खतरनाक सीरियल किलर के रूप में जाना जाता हो, लेकिन इसे गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी, फिर चाहे वो कितनी ही छोटी बात क्यों ना हो। और इसी आदत ने इसे किलर बनने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली आकर ये आजाद नगर में अपनी पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गया और यहीं पर रहने लगा। परिवार का खर्चा उठाने के लिए इसने नौकरी की तलाश की। कई दिनों तक जब किसी ने इसे काम नहीं दिया तो मजबूरन इसने सब्जी बेचने का फैसला किया और दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसने अपनी सब्जी की ठेल लगानी शुरू कर दी। साथ ही प्लास्टिक बोतल वगैरह को भी जमा करने लगा ताकि इन्हें बेचकर कुछ पैसे आ सके। इस तरह गुजारा हो रहा था। लेकिन एक दिन मंगल पंडित और औरंगजेब नाम के गुंडे से इसकी मुलाकात हुई। दरअसल मंगल पंडित लोगों से पैसे वसूली करता था और मंडी में इसने अपना दबदबा बना रखा था। गुंडागर्दी की वजह से लोग भी इसे शांति से पैसे दे देते थे। लेकिन एक दिन एक लड़का इसे पैसे देने से मना कर देता है और मंगल पंडित उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। ये बात चंद्रकांत से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और ये मंगल पंडित को रोकने की कोशिश करता है, पर उल्टा मंगल पंडित इसे ही पीटने लगता है। लड़ाई खत्म होने के बाद चंद्रकांत खुद को मजबूत करने के लिए कराटे सीखता है और एक दिन मंगल पंडित इससे लड़ने के लिए आ जाता है। इस बार चंद्रकांत भी हार नहीं मानता और दोनों में लड़ाई होने लगती है और चंद्रकांत इसके हाथ पर वार कर देता है, जिससे हाथ बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। जबकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा करती है कि इस वक्त यानी 1998 में चंद्रकांत ने मंगल पंडित की जान ले ली थी।
इसलिए इसे पहली बार खून के आरोप में 1998 में जेल भी ले जाया गया था और 2002 तक इसे जेल की सलाखों के पीछे ही कैद करके रखा गया था। इसी बीच बलवीर सिंह ने इसे बुरी तरह टॉर्चर किया था। वो अक्सर चंद्रकांत को दूसरे कैदियों के सामने नंगा करके उसे पीटता था, जिस कारण चंद्रकांत को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। लेकिन 2002 में चंद्रकांत को इस कैद से आजादी मिल गई, क्योंकि चंद्रकांत के खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं था जो ये साबित कर सके कि मंगल पंडित को मारने के पीछे चंद्रकांत का ही हाथ है। सबूतों के इसी अभाव की वजह से चंद्रकांत जेल से रिहा हो गया, लेकिन जेल से बाहर कदम रखते ही इसके अंदर एक अलग ही बदलाव आ गया था। डर, झिझक, पुलिस का खौफ, ये सब इसके अंदर से जा चुका था, जिसका नतीजा आगे बहुत बुरा होने वाला था। हर वक्त चंद्रकांत बस पुलिस और पुलिस डिपार्टमेंट से बदला लेने के बारे में ही सोचता रहता था, जबकि पहले का चंद्रकांत बिल्कुल इसके उलट था। ये बिहार से आए लोगों की ना सिर्फ मदद करता था, बल्कि सबके साथ बहुत अच्छे से रहता था। लेकिन जेल में इसने जो कुछ भी सहा, उसके बाद अब ये साइलेंट से एक वायलेंट इंसान में तब्दील हो चुका था। चंद्रकांत छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा था, और तो और झूठ बोलने की सजा कई लोगों को अपनी जान देकर भी चुकानी पड़ी। इसका पहला शिकार तो मंगल पंडित ही था, लेकिन इसके बाद कुछ समय तक चंद्रकांत ने कुछ नहीं किया और शांति से रहने लगा। लेकिन फिर एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने चंद्रकांत का असली रूप सामने ला दिया। साल था 2003। इस वक्त चंद्रकांत की शेखर नाम के एक युवक के साथ अच्छी जान पहचान हो गई थी। शेखर ने चंद्रकांत को बताया था कि ये शराब नहीं पीता है, लेकिन एक दिन शेखर का ये झूठ पकड़ा गया और चंद्रकांत को पता चला कि शेखर शराब का आदी है। ये बात जानकर चंद्रकांत का गुस्सा भड़क उठा और ये सीधा शेखर से मिलने चला गया। चंद्रकांत इस वक्त बहुत गुस्से में था और उसने शेखर से कहा कि तुम्हें इस झूठ की सजा जरूर मिलेगी। दोस्त होने के नाते शेखर ने भी हंसते हंसते कह दिया, तुम जो भी सजा दोगे वो मुझे मंजूर है। लेकिन शेखर नहीं जानता था कि उसे मौत की सजा मिलने वाली है। चंद्रकांत ने बिना देरी किए शेखर का गला दबाकर उसे मौत की सजा दी और शेखर को मारने के बाद इसे जरा भी अफसोस नहीं हुआ, बल्कि इसने अपने कैमरे में शेखर की तस्वीर ली। इसके बाद चंद्रकांत ने शेखर की लाश सीवर में फेंककर इसका नामो निशान मिटा दिया। इसी साल यानी 2003 में चंद्रकांत ने एक और खून किया और ये था उमेश का, जो कि इसी का मिलने वाला था। उमेश ने भी शेखर की तरह ही झूठ बोला था और जब इस बात का खुलासा हुआ तो चंद्रकांत अपने गुस्से पर काबू ना रख सका और इसने उमेश की भी जान ले ली। इस तीसरे खून के बाद चंद्रकांत का हौसला बुलंद हो गया था। इसने इस बार उमेश की बॉडी के कई हिस्से किए और 2003 में पहली बार तिहाड़ जेल के बाहर इसकी लाश रखी। उमेश को मारने के बाद 2 साल तक चंद्रकांत ने किसी को भी अपना शिकार नहीं बनाया और फिर साल 2005 में गुड्डू नाम का एक शख्स चंद्रकांत के नापाक इरादों के तले इसका शिकार बन गया और ये चौथा केस था। गुड्डू की मौत की वजह थी गांजा। चंद्रकांत को गुड्डू का गांजा पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और इसने कई बार गुड्डू को मना भी किया था। लेकिन जब गुड्डू नहीं माना तो चंद्रकांत ने इसे हमेशा हमेशा के लिए न सिर्फ गांजे से दूर कर दिया बल्कि दुनिया से भी रुखसत कर दिया। इसी तरह साल 2006 में चंद्रकांत ने अनिल मंडल नाम के एक शख्स को भी मार दिया। कॉमन बात यह थी कि चंद्रकांत अपनी ही जानकारी के लोगों को मौत के घाट उतार रहा था। अनिल मंडल पर इसे शक था कि ये लड़कियों पर गंदी नजर रखता है, इसलिए चंद्रकांत ने इसे मार दिया। अनिल मंडल की लाश ही वो दूसरा केस था जो पुलिस के सामने आया था। एक के बाद एक जान लेने की वजह से चंद्रकांत की हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए इसने खुद पुलिस को न सिर्फ चिट्ठी भेजनी शुरू की बल्कि फोन कर उन्हें इन्फॉर्म भी किया। ऐसे ही केस 2007 में सामने आया जब उपेंद्र नाम के एक व्यक्ति को चंद्रकांत ने बेरहमी से मारकर उसकी बॉडी के कई हिस्से किए। चंद्रकांत को शक था कि उपेंद्र अपनी ही बेटी के साथ अफेयर चला रहा था, उसके साथ गलत काम करता था, इसलिए इसने पहले तो उपेंद्र को मारा और फिर उसकी लाश को सामने रखकर मजे से खाना खाया और इसे देखता रहा और फिर खाना खाने के बाद इसने बॉडी के कुछ और हिस्से करके दिल्ली की कई जगहों पर फेंक दिया। और आखिरी मामला था मई 2007 का, जब दिलीप चंद्रकांत के हाथों मारा गया था और इसका गुनाह यह था कि इसने खाना खाकर झूठी थाली को टेबल पर ही छोड़ दिया था। और पुलिस के सामने ये तीसरा केस था जिसकी लाश भी इन्हें जेल के बाहर ही मिली। ये सब केसेस वो थे जो पुलिस और चंद्रकांत के बयान से सामने आए। इसके अलावा भी कई लोग मारे गए जिनकी मौत एक मिस्ट्री बन के रह गई। कातिल कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन एक न एक दिन फंसता जरूर है और ऐसा ही चंद्रकांत के साथ भी हुआ। घर से मिला चाकू, हैंडराइटिंग, बयान, सब सबूतों की मदद से पुलिस ने इसे गिरफ्त में ले लिया और 2013 में 3 मर्डर्स के आरोप में इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये केस फाइल? चंद्रकांत के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।